हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 विज्ञान। तो विज्ञान में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कि आवृत्ति, वेग तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध। आवृत्ति, वेग तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध। दोनों के बीच आप लोगों को रिलेशन बताया गया था कि यदि तरंग का वेग स्मॉल b हो, ठीक, तथा तरंग की आवृत्ति स्मॉल n हो तथा तरंग का दैर्घ्य लैम्डा हो, तो v n तथा लैम्डा जिसे आवृत्ति, वेग तथा तरंगदैर्घ्य, ठीक, v माने आपका वेग हो गया, n आपकी आवृत्ति होगी तथा लैम्डा जो है ये तरंगदैर्घ्य। दोनों के बीच, तीनों के बीच हमने आपको एक रिलेशन बताया था। रिलेशन होता है हमारा v = n × लैम्डा। मतलब तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, ठीक। इस टॉपिक तक हमने पढ़ा था। चलिए आज के अगले टॉपिक के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है तारा। क्या है? तारत्व। देखिए तारत्व क्या होता है। तारत्व ध्वनि में अंतर करने का एक जैसे तारत्व किसी ध्वनि का वह गुण होता है जिसकी सहायता से हम ठोस मतलब कि कठोर ध्वनि तथा मधुर ध्वनि में अंतर पा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, प्रॉपर्ली देखते भी हैं कि पुरुष की जो ध्वनि होती है ये महिलाओं की ध्वनि की तुलना में काफी कठोर होती है। कठोर होने का मतलब जैसे कि तीक्ष्ण होती है, बस समझ में, ठीक। जैसे बहुत मृदु ध्वनि नहीं निकलती पुरुषों की। तो एक्चुअली ये गुण, ये जो अंतर मिल पा रहा है, ये अंतर हम लोग तारत्व से पाते हैं, बस समझ में। तो तारत्व ध्वनि का एक ऐसा गुण होता है जिसकी सहायता से हम मृदु ध्वनि तथा बहुत उच्च स्तर, जिसे हम लोग कह सकते हैं लाउडली, जो एक व्यक्ति की आवाज होती है और एक जो महिला की आवाज होती है, दोनों में अंतर हम लोग तारत्व से कर पाते हैं, बस समझ में, ठीक है। तो तारत्व क्या होता है? तारत्व वस्तुओं ध्वनि का एक गुण होता है। ध्वनि का एक ऐसा गुण जिससे महिला के बोले गए ध्वनि में, बच्चे के बोले गए ध्वनि में, पुरुष के बोले गए ध्वनि में हम अंतर कर पाते हैं, बस समझ में। तो ये तारत्व होता है, ठीक। अगला आइटम पढ़ना है। ध्वनि की चाल। देखिए ध्वनि की चाल के विषय में अगर हम बात करें तो प्रत्येक अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चालें अलग अलग होती हैं, बात समझ रहे हैं। हर एक अलग अलग माध्यम में ध्वनि की जो चालें होती हैं ये अलग अलग होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर माध्यम जैसा रहेगा उसी के मुताबिक ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी, बात समझ रहे हैं। और सीधी सी बात है कि जैसे ध्वनि जो होता है ठोसों में सबसे अधिक होता है। ठोसों में जो ध्वनि की स्पीड होती है ये सबसे अधिक होती है। अगर साथ ही बात करें हम लोग गैस को लेकर के, तो गैस में ध्वनि की जो गति होती है ठोस की तुलना में सबसे कम होती है, बात समझ रहे। बात करें अगर हम द्रव में कि द्रव में जो ध्वनि होती है इनकी गतियाँ कैसी होती हैं, तो इनमें इनकी जो गतियाँ होती हैं ये इस प्रकार से होती हैं। जैसे क्रम देख लीजिए, ध्वनियों के चालों का क्रम देख लीजिए। सबसे अधिक ठोस में, ठोस के बाद वो द्रव में गति कर पाती है, उसके बाद वो गैस में, बस समझ में। तो ये इनके ठोसों की ध्वनियों की चालों का क्रम है। सबसे ज्यादा तीव्र गति से ध्वनि किसमें होगा? ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, बस समझ में। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकता है। निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कोई कण अवेलेबल होता ही नहीं, कोई कण उपस्थित नहीं होता,
उसे हम लोग कहते हैं निर्वात। निर्वात में कोई कण नहीं रहेगा तो कंपन करने का कोई स्रोत नहीं मिलेगा हमें, और जब कंपन नहीं होगा तो ध्वनि जो है ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। बात समझ रहे? ध्वनि का संचरण नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि का संचरण कंपन करने वाले कण ही करते हैं। तो जब माध्यम में कण ही नहीं रहेगा तो वो कंपन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बात समझ में? ठीक। अच्छा, और बात करें अगर हम ध्वनि के चाल को लेकर के, तो ध्वनि की जो चाल होती है ये दो लोगों पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो चाल होती है ये माध्यम के कणों की इलास्टिसिटी पर, माध्यम के कणों की इलास्टिसिटी पर, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि माध्यम की प्रत्यास्थता कैसी है। प्रत्यास्थता क्या होता है जरा से समझते हैं। देखिए, प्रत्यास्थता माध्यम का एक गुण होता है। और समझ रहे? प्रत्यास्थता माध्यम का एक गुण होता है। माध्यम कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए, वस्तु कह लीजिए, इनका एक गुण होता है। जैसे रबर की गेंद होती है, रबर की गेंद को अगर आप प्रेस करते हो, दबा रहे हैं, तो उनके दबाने से आप देखते हो कि जैसे दबा करके बल हटाते हो तुरंत वो अपनी आकृति में आ जाता है ना। रबर होता है, रबर को खींच दो, खींचने के बाद छोड़ दोगे तो अपनी आकृति में आ जाएगा ना। वस्तुओं के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। बात समझ रहे? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा माध्यम की डेंसिटी पर निर्भर करता है। बात समझ में? ठीक। तो ये ध्वनि की चाल का जो हमारा ई है, मतलब ई का मतलब इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता तथा डी का मतलब घन, डेंसिटी, इन पर निर्भर करता है। बात समझ में? ठीक। तो जरा देखते हैं कि इस पर कुछ हमें प्रश्न भी सॉल्व करने हैं, तो अंकित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमसे कर रहा है अंकित का कि एक स्वरित्र की आवृत्ति 500 कंपन प्रति सेकंड है। एक स्वरित्र की आवृत्ति दे रहा है, स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है? 500। अच्छा, आवृत्ति को स्मॉल एन से लिखा जाता है। स्मॉल एन इज इक्वल टू 500 कंपन प्रति सेकंड। स्वरित्र द्वारा उत्पन्न तरंग का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। हमको आवर्त काल निकालना है। आवर्त काल यानी कैपिटल टी बराबर क्वेश्चन मार्क। आवर्त काल के लिए आप लोगों को बताया गया है कि आवर्त काल का और आवृत्ति में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है एग्जैक्टली मैंने बताया है कि आवर्त काल कैपिटल टी बराबर 1/आवृत्ति स्मॉल एन। तो टी इज इक्वल टू 1/आवृत्ति स्मॉल एन का मान कितना है? 500 कंपन प्रति सेकंड। तो सी इज इक्वल टी इज इक्वल टू, या जरा देखोगे 1/, इसे 5 × 10⁻² लिख सकती हूँ, और ये ऊपर चला जाएगा तो t इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/5 × 10⁻²। कोई कंफ्यूजन? 10⁻² और 1/5 का मतलब 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻², और 10⁻² का मतलब ये द्वि संख्या दशमलव इधर ले आओ। ठीक, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.002 सेकंड। ठीक, ये निकल करके चला आता है आवर्त का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक स्वरित्र 10 सेकंड में 500 दोलन करता है। एक स्वरित्र 10 सेकंड में 500 दोलन करता है, तो इसकी आवृत्ति तथा आवर्त काल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो 10 सेकंड में दोलन, स्वरित्र, एक स्वरित्र 10 सेकंड में 500 दोलन करता है। तो
इसका सबसे पहले आप आवृत्ति ज्ञात कर लो। आवृत्ति क्या होता है आप लोग को बताया गया है कि कोई भी कंपन करता हुआ कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, दोलन का मतलब यहाँ कंपन है, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसी को तो आवृत्ति कहते हैं। सबसे पहले आवृत्ति निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, और यही 1 सेकंड में दोलनों की संख्या स्मॉल एन भी हमारी आवृत्ति बराबर आवृत्ति, आवृत्ति स्मॉल एन। तो स्मॉल एन अगर 10 सेकंड में 500 दोलन करता है तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 500/10। हाँ, तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 500 दोलन प्रति सेकंड। ये हो गई आवृत्ति। और अगर n बराबर 500 दोलन प्रति सेकंड हमारी आवृत्ति है तो जरा t निकाल दो। t बराबर 1/n, तो t इज इक्वल टू 1/n के स्थान पे कितना? 50। अब जरा भाग कर दो तो t इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं।